में सेल बायोलॉजी में हमने माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट कर लिया है और अब हम इस क्लास में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं प्लास्टिड। ठीक है, और प्लास्टिड में हम मेन जो पढ़ेंगे वो है क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए प्लास्टिड क्या है पहले ये समझिए। प्लास्टिड का मतलब है सेल के अंदर के वो स्ट्रक्चर जो जनरली फूड स्टोर करने के लिए बने हुए हैं, समझ रहे हैं। और उनमें से एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो फूड स्टोर भी थोड़ा बहुत कर लेता है, लेकिन मेनली वो फोटोसिंथेसाइज करता है और फूड बनाता है। ठीक है, लेकिन बाकी जो प्लास्टिड है जिनमें तीन है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और तीसरा जो क्लोरोप्लास्ट हमने बात किया, तो बाकी जो दो हैं ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट में जनरली फूड स्टोर होता है, क्रोमोप्लास्ट जनरली ये प्लांट ऑर्गेन्स को कलर प्रोवाइड करता है। तो इनके बारे में अब हम यहां पर डिटेल पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड के बारे में इस क्लास में। तो प्लास्टिड को सबसे पहले शिम्पर ने 1883 में डिस्कवर किया था और इसका नाम प्लास्टिड रखा था हीकल ने, अर्नस्ट हीकल। इनका ज्यादातर कंट्रीब्यूशन जो है इकोलॉजी में रहा है हीकल का, लेकिन यहां पर इन्होंने प्लास्टिड टर्म को दिया था जिसको डिस्कवर किया था 1883 में शिम्पर ने, और ये हीकल का काम भी 1885 के आसपास का ही रहा है। प्लास्टिड जो है सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट यहां पर लिखा है बैक्टीरिया, फंजाई एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और जैसा कि आपको पता है कि पहले तो इनको हमने प्लांट किंगडम में रखा था जब दो ही किंगडम बने थे तब, लेकिन आज के डेट में हमने इन तीनों को अलग अलग कर दिया है। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को हमने मोनेरा में डाल दिया है और जो फंगस है उसको हमने किंगडम फंजाई में डाल दिया है। तो आज के डेट में जितने भी प्लांट हैं प्लांट किंगडम में जो शामिल हैं वो सभी जो है उनमें प्लास्टिड पाया जाएगा, चाहे वो कलर्ड प्लास्टिड हो या कलरलेस प्लास्टिड हो। ठीक है, तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनको सबको गुड मॉर्निंग है, सॉरी गुड इवनिंग है, और बहुत अच्छा लग रहा है आज फिर से आप लोग प्रेजेंट हैं। सारे बच्चे कंटिन्यू हैं जो पहले से जुड़ते रहे हैं, अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके। इट मे बी कलरलेस और कलर्ड एंड कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ प्लास्टिड टू अनदर। देखिए यहां पर हम प्लास्टिड तीन प्रकार के पढ़ेंगे, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट और तीसरा हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये तीन हम पढ़ते हैं। तो जनरली ये तीनों जो हैं एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ये माना जाता है, एक दूसरे में बदल सकते हैं, ऐसा माना जाता है। जरूरत जैसे पढ़ते जाती है वैसे एक दूसरे में बदलते जाते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कलर दीज आर फॉलोइंग टाइप्स। अब देखिए क्या क्या टाइप्स है, यहां पर मैंने सबको डिटेल डाला है। तो यहां पर एक तो है इटियोप्लास्ट। देखिए इटियोप्लास्ट एक्चुअली क्रिस्टलाइन प्रोलैमेलर बॉडीज हैं जो प्रिकर्सर हैं क्लोरोफिल के, मतलब इससे क्लोरोफिल बनते हैं। ये हमारे लिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम बाकी को पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर मेनली तीन प्रकार के हमको पढ़ने हैं। एक है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। यहां पर ये 2 टाइप्स लिखा गया है, इसको आप 3 टाइप्स कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर 3 टाइप के हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमा का मतलब होता है कलर, मतलब ऐसे प्लास्टिड जो कलर्ड होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन कलर। ग्रीन कलर वाले को हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, बाकी जो कलर के हैं वो सभी कलर वाले क्रोमोप्लास्ट हैं। क्रोमोप्लास्ट का जो काम होता है वो प्लांट के डिफरेंट ऑर्गेन्स में जो कलर प्रोड्यूस होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि कई बार जो लीफ है उसमें भी कुछ कलर डेवलप हो जाते हैं, नहीं तो आपको फ्लावर और फ्रूट इनमें तो अलग अलग कलर दिखेंगे ही। इसके अतिरिक्त जो ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, उनमें भी क्रोमोप्लास्ट कुछ हद तक पाए जाते हैं, उनके कारण से उनमें डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। दूसरा क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो हम डिटेल स्टडी यहां पर करने वाले हैं, इसलिए अभी मैं ज्यादा चीजें इसमें नहीं बता रहा हूं, इसको अभी डिटेल पढ़ने वाले हैं अपन। तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं होता वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। ल्यूकोप्लास्ट जनरली ये फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए बना हुआ है, लेकिन यहां पर लिखा है देखिए सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड, मतलब फैटी एसिड और अमीनो एसिड को ये सिंथेसाइज भी कर सकता है, बना भी सकता है, लेकिन बाकी चीजों को स्टोर भी कर सकता है। अब इनके 3 प्रकार हैं, एक एमाइलोप्लास्ट है, दूसरा एलियोप्लास्ट है और तीसरा प्रोटीनोप्लास्ट है।
ये तीनों टाइप जो हैं वो ल्यूकोप्लास्ट के हैं, अलग अलग फूड मटेरियल को स्टोर करने के आधार पे। जो एमाइलोप्लास्ट है वो एमाइलोज यानी कि स्टार्च मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। तो स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड शुगर ये होता है आपका एमाइलोप्लास्ट में। दूसरा है एलियोप्लास्ट, ठीक है। एलियो का मतलब होता है ऑयल, लिपिड, फैट, तो यानी कि ये फैट को स्टोर करेगा, ठीक है। तीसरा है प्रोटीनोप्लास्ट जिसको एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं, यहां पर लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, एल्यूरोप्लास्ट, और ये स्टोर करता है प्रोटीन को, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए अलग अलग प्रकार के यहां पर ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं, 3 अलग अलग प्रकार के। तो इन तीनों के आपको नाम याद रखना है कि जो एमाइलो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए है, एलियो जो है फैट के लिए है, और प्रोटीनो और एल्यूरो जिसको कहते हैं वो आपके प्रोटीन के लिए है। ये चीजें कहां पर पाई जाएंगी? तो प्लांट के उन भागों में जहां पर ये चीजें स्टोर होती हैं, सबसे ज्यादा स्टोर होती है सीड्स में। जैसे कि आप जितने दाल वाले सीड आप जानते हैं, है ना, जितनी दालें आप जानते हैं उनमें प्रोटीन स्टोर होता है। जितने ऑयल वाले सीड हैं जैसे सरसों है, मूंगफली है, वहां पर ऑयल स्टोर करने के लिए एलियोप्लास्ट होता है। आपने जो चावल खाते हैं और गेहूं वगैरह हैं उनमें जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा स्टोर होता है तो वहां पर एमाइलोप्लास्ट ज्यादा होता है। तो जिस ऑर्गेन में जो चीज स्टोर होता है वहां पर ये चीजें ज्यादा पाई जाती हैं, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार मेन है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, जो तीनों मिलके प्लास्टिड बनाते हैं। इनको हम प्लास्टिड कहते हैं। जैसा मैंने कहा, जरूरत के अकॉर्डिंग टू नीड दे कैन बी कन्वर्टेड इन ईच अदर, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं ये, ठीक है। आप लोगों को बढ़िया से क्लियर दिख रहा होगा, जहां तक मुझे लग रहा है, मेरे इसमें तो काफी क्लियर दिख रहा है। अगर कोई दिक्कत हो आपको ऑडियो वीडियो में तो आप जरूर बताएंगे। और सबको एक बार फिर से गुड इवनिंग है, कुछ बच्चे फिर से अभी जुड़े हैं तो सबको गुड इवनिंग है एक बार फिर से, ठीक है। और थोड़ा सा ये ब्लिंक करता है क्योंकि ऑटो फोकस है, और ऑटो फोकस यूट्यूब लाइव में रोकने का, उसको लॉक करने का तरीका नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ब्लिंक करता है बीच बीच में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो ना करे। जैसे मैं बीच में आता हूँ ब्लिंक करता है, तो मैं थोड़ा सा कम मूव कर रहा हूँ इसलिए आपको डिस्टर्ब ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत होगा तो वो चलाना पड़ेगा अपने को। तो जैसा मैंने अभी डिस्क्राइब किया है ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, ये तीनों का यहां पर दिया है, देख सकते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट जो है एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं। और एक चौथा जैसा मैंने बताया कि एटियोप्लास्ट है, ये ऐसे प्लास्टिड हैं जिनमें पिगमेंट तो नहीं होता, जिसमें फूड नहीं होता, लेमेलर स्ट्रक्चर नहीं होते, लेकिन इनमें एटियोप्लास्ट में कुछ फूड स्टोर होते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, ज्यादा नहीं होते, लेकिन ये इटियोलेटेड प्लांट में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? इटियोलेटेड। आप समझ लीजिए क्या चीज है, जब आप किसी पौधे को अंधेरे में रखते हैं, प्लांट को अंधेरे में रख देते हैं, लगातार कई दिनों तक आप अंधेरे में रखिए उसको, तो उस प्लांट के जो क्लोरोफिल है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो पौधा धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है और थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का सिंथेसिस ज्यादा होने लगता है अंधेरे में। लेकिन और ज्यादा दिनों तक रख देंगे तो पौधा मर जाएगा ना, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे पौधे जो अंधेरे में रहते हैं, ज्यादा थोड़े से लंबे भी हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, उनको इटियोलेटेड प्लांट कहते हैं। तो इटियोलेटेड प्लांट में इटियोप्लास्ट होते हैं जिसमें कोई पिगमेंट तो नहीं होता, थोड़ा बहुत फूड स्टोर होता है जरूर। दीज प्लास्टिड आकर इन इटियोलेटेड प्लांट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो इटियोलेटेड का मतलब है डार्क ग्रोन प्लांट्स, जो डार्क में वृद्धि करते हैं वो इटियोलेटेड प्लांट है। अब है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि ये कलर्ड प्लास्टिड है और प्लांट के कलर्ड पार्ट में, जैसे कि आपका लीफ है, सॉरी फ्लावर है या फ्रूट है, इस टाइप की जगहों में पाए जाते हैं। तो नॉन ग्रीन प्लास्टिड है, ग्रीन के अतिरिक्त, ठीक है, फाउंड इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये बात मैंने पहले से आपको बता दिया है। इनमें रेड, ऑरेंज और रेड येलो कलर पाए जाते हैं, ठीक है। ये पेटल्स में पाए जाते हैं, बट कलर ऑफ पेटल्स आर मेनली ड्यू टू वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स अकर इन सेल शेप। ध्यान रखेंगे, एंथोसाइनिन पिगमेंट एक होता है, आगे लिखा भी है, फॉर एग्जांपल एंथोसाइनिन पिगमेंट ब्लू, वायलेट और रेड पिगमेंट, और एंथो कलर येलो पिगमेंट बीटा साइनिन बीटरूट में। देखिए, फ्लावर में जो पेटल्स का कलर होता है उसमें कुछ योगदान आपके क्रोमोप्लास्ट का होता है, नो डाउट, लेकिन ज्यादातर उसका जो कलर होता है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण से होता है। और एंथोसाइनिन पिगमेंट उनके सेल्स के वैक्यूल में घुले होते हैं। जैसे पेटल के अंदर ये प्लांट का एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस होता है और बड़ा सा वैक्यूल होता है, आपको पता है।
इस वैक्यूल का जो वाटर है, जो लिक्विड है, इसमें जिसको सेल सैप कहते हैं ना, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स उसमें घुल सकते हैं। तो एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है वो वैक्यूल के सेल शेप में घुला रहता है और उसके कारण से पेटल्स का कलर डेवलप होता है, प्लांट के फ्लावर्स का कलर। लेकिन थोड़ा बहुत कलर जो है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण से भी वहां पर डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन क्रोमोप्लास्ट जो है ये एक जगह और पाए जाते हैं, वो है ब्राउन और रेड एल्गी में, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट हैं, ठीक है, इनको आप समझिए सबसे पहले। तो सबसे पहला पिगमेंट है कैरोटीनॉइड्स। आप लोग कैरोटीन का नाम सुने होंगे, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो है आपके पपीता में और गाजर में, ये दो में तो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और जब हम उसको खा लेते हैं तो हमारे लीवर में पहुंचता है वो, और लीवर में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उससे काफी ज्यादा अमाउंट में विटामिन ए मिलता है, इसलिए आप कहते हैं ना कि गाजर खाना, पपीता खाना आंखों के लिए अच्छा होता है। तो बीटा कैरोटीन जो है एक कैरोटीनॉइड के अंदर आने वाला पिगमेंट है, ठीक है। ये ऑरेंज, रेड या येलो कलर के हो सकते हैं। वहां पर जो आपने देखा वो ऑरेंज कलर का है, ठीक है। दूसरा चीज की ये फैट में ही घुल सकते हैं, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। ज्यादातर जो पिगमेंट है वो फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल में सिर्फ एंथोसाइनिन पिगमेंट है ज्यादातर जो वाटर सॉल्युबल है। यहां पर जो कैरोटीनॉइड है वो फैट सॉल्युबल पिगमेंट है, इसलिए इनको हम लिपोक्रोम्स कहते हैं। जरा ध्यान देंगे, लिपो का मतलब है लिपिड यानी फैट, और क्रोमा का मतलब है कलर। तो ऐसे कलर जो लिपिड में घुल सकते हैं उनको हम कैरोटीनॉइड या लिपोक्रोम कहेंगे, ठीक है। ये जो है प्लांट के किसी भी भाग में पाए जा सकते हैं और इसके सिंथेसिस के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जनरली जो आप क्लोरोफिल पिगमेंट समझते हो हरा कलर का, उसको सिंथेसाइज होने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। अगर सनलाइट नहीं मिलता है तो प्लांट में क्लोरोफिल नहीं बन पाता है, और जो बना हुआ रहता है वो भी नष्ट हो जाता है। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको इटियोलेटेड प्लांट बताया था, अंधेरे में रख दीजिए प्लांट को तो उसके क्लोरोफिल नष्ट हो जाएंगे। तो क्लोरोफिल बनाने के लिए और टिकाए रखने के लिए हमको सनलाइट की जरूरत पड़ती है, लेकिन कैरोटीनॉइड को बनाने के लिए और टिकाए रखने के लिए आपको सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। यह अलग बात है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो विबग्योर के जनरली जो रेड और ब्लू कलर है उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। आप समझ लीजिए ध्यान से, क्लोरोफिल जो एब्जॉर्ब करता है विबग्योर यानी जो विजिबल लाइट है उसमें से ब्लू कलर के और रेड कलर का जो वेवलेंथ है उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो कैरोटीनॉइड हैं वो लोग इसके आजू बाजू में जितना भी वेवलेंथ है, सब विबग्योर की ही बात कर रहा हूं मैं, विबग्योर में वायलेट से लेकर के रेड तक बीच में जितने भी पिगमेंट हैं उनमें ग्रीन कलर के पिगमेंट, जितने भी लाइट है उनमें से लाइट, जो ग्रीन कलर का लाइट है उसको छोड़ करके बाकी लाइट को एब्जॉर्ब करने में कैरोटीनॉइड्स हेल्प करते हैं, जबकि क्लोरोफिल केवल ब्लू और रेड को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। बाकी जो विबग्योर के कलर हैं उनको जो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है वो कैरोटीनॉइड है। तो ज्यादा वास्ट रेंज हो जाता है जिनको एब्जॉर्ब कर पाते हैं और ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। यही कारण है कि आप मोनोक्रोमेटिक लाइट में फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी एक ही कलर वाले में, उसकी बजाय आप व्हाइट लाइट में करेंगे, जो सनलाइट का व्हाइट लाइट होता है उसमें करेंगे तो उनको ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ को ये लोग सब एब्जॉर्ब करते हैं, अलग अलग पिगमेंट, और ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब जो कैरोटीनॉइड हैं इनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो है कैरोटीन, जिसके बारे में अभी मैंने बात किया था, बीटा कैरोटीन, वो एक कैरोटीन में अंतर्गत आता है, और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल के बारे में भी बात करूंगे, आप समझ लेंगे, ठीक है। पहले कैरोटीन की बात करते हैं। कैरोटीन कहां कहां मिलेगा? एक तो आपके जो मिर्च है जो लाल कलर का हो जाता है, और जो टमाटर है वो भी लाल कलर का हो जाता है, इसमें जो कैरोटीन है उनका नाम है लाइकोपीन। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा नाम। टमाटर का जो लाल कलर है टोमेटो का, और लाल मिर्च का जो लाल कलर है, वो दोनों होते हैं लाइकोपीन के कारण से। और लाइकोपीन जो है एक प्रकार का कैरोटीन है, ठीक है। और जो फ्रूट्स हैं इनके जो अलग अलग कलर हैं, येलो है, ऑरेंज है, सब जो कलर होते हैं ये अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन के कारण से होते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा कैरोटीन के कारण से ऑरेंज कलर या येलो कलर के फ्रूट्स वगैरह डेवलप होते हैं। तो कैरोटीन का कलर आपको समझ में आया, और कहां पाया जाता है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बीटा कैरोटीन के बारे में अभी मैंने बात किया था, यहां पर आगे देखिए। बीटा कैरोटीन जो है ये विटामिन ए का प्रिकर्सर है, और ये पाया जाता है कैरट में और
पपीता में, पपया में, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन भी कैरोटीन के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे ज़ैंथोफिल की। ज़ैंथोफिल एक येलो कलर का पिगमेंट है, ये पत्तियों में बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है। आप ध्यान दिए होंगे जब कोई लीफ टूट के झड़ती है तो वो पहले हरे कलर से धीरे धीरे पीले कलर में कन्वर्ट होती है, उसके बाद टूट के झड़ जाती है। इस पूरी प्रोसेस को अपन सेनिसेंस एंड एब्सिशन कहते हैं, बूढ़ा होना और मर जाना, गिर जाना, ऐसा। तो जो येलो कलर है वो ज़ैंथोफिल पिगमेंट के कारण से है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उनके साथ साथ ज़ैंथोफिल पिगमेंट काफी अमाउंट में पाई जाती है। लेकिन क्लोरोफिल पिगमेंट जल्दी नष्ट हो जाता है, जब वो पत्ती टूटने वाला रहता है तो क्लोरोफिल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो केवल ज़ैंथोफिल पिगमेंट बची रहती है। इसी कारण से पत्ती पीली दिखने लगती है। आप अगर किसी पेड़ की पत्तियों को ऐसे देखेंगे तो आपको सारी पत्तियां हरी दिखती हैं, लेकिन फिर अलग अलग पत्तियों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कुछ पत्तियां ज्यादा हरी दिखती हैं, कुछ पत्तियां कम हरी दिखती हैं, और जो कम हरी दिखती है उसमें आपको पीलापन नजर आएगा, थोड़ा हल्का सा। तो जो पीलापन है ना वो ज़ैंथोफिल के कारण से। ज़ैंथोफिल जो है एक तो क्लोरोफिल पिगमेंट को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? वो प्रोटेक्ट करता है सनलाइट के फोटो ऑक्सीडेशन इफेक्ट से। अगर क्लोरोफिल के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट मार देंगे और ऑक्सीजन दे देंगे तो क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्लोरोफिल को बचा के रखने के लिए चारों तरफ से ज़ैंथोफिल पिगमेंट को घेर के रखते हैं, है ना। तो एक प्रकार से प्रोटेक्टिव पिगमेंट है। दूसरा की जो दूसरे वेवलेंथ हैं, जैसा मैंने बताया था, रेड और ब्लू के अलावा जो दूसरे कलर के जो वेवलेंथ हैं उनको एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल को देने में भी मदद करते हैं। तो एक तो ज़ैंथोफिल प्रोटेक्टिव पिगमेंट है, दूसरा वो हेल्प करते हैं दूसरे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने में। तो ये ज़ैंथोफिल है जो पीले रंग का होते हैं। येलो कलर पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड है, ज़ैंथॉल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा रहता है, ठीक है। फ्यूकोज़ैंथीन, आपको ध्यान होगा मैंने बताया है फ्यूकोज़ैंथीन के बारे में, ये पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी में। ये ब्राउन एल्गी आपको समुद्र में मिलेंगे, फ्यूकोज़ैंथीन उनमें पाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का ज़ैंथोफिल ही है, कैरोटीनॉइड कैटेगरी का ही है आपका फ्यूकोज़ैंथीन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब ये दो पिगमेंट आपको कुछ समझ में आ गए होंगे, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल, जो दोनों मिलकर कैरोटीनॉइड बनाते हैं। कैरोटीनॉइड के अलावा एक और जो ग्रुप होता है वो होता है फाइकोबिलीन, ठीक है। ये दूसरा ग्रुप है फाइकोबिलीन, ठीक है। फाइकोबिलीन का एक एग्जांपल है फाइकोएरिथ्रीन जो रेड एल्गी में है। ध्यान से समझिए, ब्राउन एल्गी में जो ब्राउन कलर का पिगमेंट है फ्यूकोज़ैंथीन वो कैरोटीनॉइड कैटेगरी का है। रेड एल्गी में जो रेड कलर का पिगमेंट है फाइकोएरिथ्रीन वो फाइकोबिलीन कैटेगरी का है। तो दो अलग अलग कैटेगरी के हैं, फ्यूकोज़ैंथीन कैरोटीनॉइड कैटेगरी के हैं और फाइकोएरिथ्रीन वो फाइकोबिलीन कैटेगरी के हैं। दोनों अलग अलग कैटेगरी के पिगमेंट हैं। वहां पर एक चीज और देखा आपने कि जो कैरोटीनॉइड है वो फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसलिए उनको लिपोक्रोम्स कहा जाता है। लेकिन फाइकोबिलीन ज्यादातर ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, इसलिए हाइड्रोफिलिक कहलाएंगे, ठीक है, हाइड्रोक्रोम्स कहला सकते हैं। अब ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, इनमें पाए जाते हैं। 3 प्रकार के हैं, यहां पर लिखा है 3 प्रकार के हैं। फाइकोएरिथ्रीन ये रेड कलर के होते हैं, फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन ये ब्लू कलर के होते हैं। तो थोड़ा ध्यान से आप समझिए, ये तीनों पिगमेंट ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी ये दोनों कैटेगरी के एल्गी में है। ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स है जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जबकि रेड एल्गी यूकैरियोट में आता है। बावजूद इसके ये जो तीनों पिगमेंट हैं इन दोनों कैटेगरी के एल्गी में पाए जाते हैं। अब देखिए कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनमें फाइकोएरिथ्रीन कम मात्रा में पाई जाती है, फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है ब्लू ग्रीन एल्गी में, जबकि रेड एल्गी में उल्टा हो जाता है। रेड एल्गी में ये ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है और ये थोड़ी सी कम अमाउंट में पाई जाती है रेड एल्गी में। तो ब्लू ग्रीन में ये दोनों ज्यादा पाए जाते हैं, रेड एल्गी में ये ज्यादा पाया जाता है। बाकी ये तीनों जो है दोनों कैटेगरी में मिलते हैं, थोड़े बहुत कम ज्यादा रूप में। क्रोमेटोफोर्स क्या है? ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में या बैक्टीरिया में पाए जाने वाले ऐसे लैमेली हैं और इन्हीं के अंदर पिगमेंट्स भरे होते हैं। ये जो पिगमेंट है इनमें क्लोरोफिल है ना, और ये जो ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल नहीं फाइकोबिलिन्स है, ये सब इन्हीं क्रोमेटोफोर्स में पाए जाते हैं। तो लैमेली जैसे स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोट्स में, ब्लू ग्रीन एल्गी में या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, इनमें पाए जाने वाले ये लैमेली हैं और इन्हीं के अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं।
क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं, प्लास्टिड तो होता नहीं प्रोकैरियोट्स में, तो ये पिगमेंट इनके अंदर पाए जाते हैं, है ना। दीज आर क्लस्टर्स ऑफ पिगमेंट ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्मा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। इन ब्लू ग्रीन एल्गी पिगमेंट्स आर लोकेटेड ऑन मेम्ब्रेन लैमेलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ये देखिए लैमेली जैसे पट्टियां जैसे स्ट्रक्चर हैं, मेम्ब्रेन के बने हुए हैं, साइटोप्लाज्म में है, और इन्हीं को अपन क्लोरोसोम या लैमिलोसोम या कार्बोक्सीसोम कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में इनका नाम है, जो लैमिली है उनका नाम है क्लोरोसोम, लैमिलीसोम या कार्बोक्सीसोम। तो इन नामों से हम ब्लू ग्रीन एल्गी में इनको जानते हैं, जहां पर ये पिगमेंट पाए जाते हैं, तीनों पिगमेंट, ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सभी प्लांट सेल्स में जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें पाए जाते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर एल्गी हो या मल्टी सेलुलर जो भी प्लांट ऑर्गेन्स हो या प्लांट हो, उन सभी में क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे जो ग्रीन कलर के हैं मेनली, ठीक है। और इसमें जो दो मेन पिगमेंट होते हैं वो होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। आपको ध्यान होगा, शायद मेरे पिछले क्लासेस आपने अटेंड किया है कि नहीं, कि जो क्लोरोफिल ए है वो तो सभी ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, चाहे वो हरे कलर के हैं या दूसरे कलर के हैं, सब में क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। लेकिन क्लोरोफिल बी सिर्फ उन प्लांट्स में पाया जाता है, उन ऑर्गेनिजम्स में जो जो ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोफिल बी सिर्फ ग्रीन कलर के प्लांट्स में पाए जाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ये भी करते हैं वो भी करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल मेयर सीन इट इन प्लांट सेल एंड नेम्ड ऑटोप्लास्ट। तो मेयर ने इसको देखा था और इसका नाम ऑटोप्लास्ट रखा था, क्योंकि इन्होंने देखा कि ये खुद ही डिवीजन करके नए बना लेते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसलिए इनका नाम इन्होंने ऑटोप्लास्ट रख दिया था। ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, इसलिए इसका नाम ऑटोप्लास्ट रख दिया है, ठीक है। शिम्पर डिस्कवर्ड इट एंड टर्म्ड क्लोरोप्लास्टिड, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्टिड नाम दिया था शिम्पर ने। अभी आपको ध्यान होगा शिम्पर के बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने प्लास्टिड को सबसे पहले देखा था, है ना। तो उन्होंने ही क्लोरोप्लास्ट को भी देखा था और उसका नाम क्लोरोप्लास्टिड रख दिया था, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो नाम था वो एरेरा ने दिया था, इसको जरा ध्यान रखेंगे, एरेरा ने क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। वैसे तो ये शिम्पर इनके पर भी क्वेश्चन कई बार आए हैं, ठीक है। नीट में जहां तक मुझे ध्यान है अभी तक इसमें से कोई क्वेश्चन साइंटिस्ट का नहीं आया है, लेकिन जो नहीं आया है उसी के आने के ज्यादा चांस होते हैं। आप इस बात को समझ लेंगे, जो नहीं आए हैं वो ज्यादा आ सकते हैं। अब ये देखिए कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेन पिगमेंट है वो तो क्लोरोफिल है ही, है ना। और क्लोरोफिल के कारण से जहां जहां पर क्लोरोप्लास्ट है वो जगह ग्रीन कलर का दिखेगा। अब आप देखिए ग्रीन कलर कहां कहां दिखता है। एक तो लीफ तो दिखता ही है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे जो यंग प्लांट के स्टेम है, ठीक है। आप देखना छोटे छोटे जो पौधे हैं आपके घरों में, गुलाब वगैरह के पौधे लगे होंगे रोज के, तो उसके स्टेम को देखना वो हरा कलर का दिखेगा। क्यों दिखता है? क्योंकि ऊपर में जो एपिडर्मिस का लेयर है स्टेम में, और उसके नीचे एक दो लेयर और होते हैं कॉर्टेक्स के, हाइपोडर्मिस के, उनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसलिए वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। दूसरा जगह और कहां पर है? आपके कच्चे फ्रूट्स, जो अनरिपेंड फ्रूट्स हैं, जैसे आम है, कच्चा आम हरे कलर का होता है, सीताफल तो शुरू से आखिरी तक हरा ही होता है ना। तो ऐसे कच्चे फलों को आप देखेंगे, नारियल को भी आप देखेंगे तो हरे कलर का है। तो जो अनरिपेंड फ्रूट्स हैं ज्यादातर वो ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि वहां पर भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये अलग बात है कि फ्रूट के अंदर जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो उसी के बनाया हुआ जनरली नहीं होता, वो दूसरे जगह से भी बन बनकर आके स्टोर होता है। उसमें से जितना बनता है वो पर्याप्त नहीं होगा, ठीक है। तो लीव्स के मीजोफिल में पाया जाता है, लिख रहा है। अब मीजोफिल क्या है? तो लीव्स जो हैं जिन सेल्स के बने होते हैं उन सेल्स को हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं। ऐसे एक लीफ है, सपोज कि ये लीफ है, ठीक है। तो इसमें मीजोफिल सेल्स के बहुत सारे लेयर्स एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। जितनी मोटी लीफ है उतने ज्यादा लेयर रहेंगे, ठीक है। तो मीजोफिल सेल्स एक्चुअली जो है पेरेनकैमेटस सेल्स हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, और इसलिए उनको हम क्लोरेनकैमेटस सेल्स कह देते हैं। पेरेनकैमेटस यानी कि सॉफ्ट टिश्यू, और अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरेनकैमेटस। तो
तो क्लोरेनकैमेटस टिश्यू का बना हुआ है लीफ, जिसको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं, और उसी में होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो मेसोफिल सेल्स में होते हैं क्लोरेनकाइमा। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है तो उसे हम क्लोरेनकाइमा कह देते हैं। ठीक है, बहुत सारे जगहों पे इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसका हम शेप और साइज की बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट अलग अलग प्लांट में अलग अलग शेप साइज के होते हैं। ठीक है, तो हायर प्लांट्स जितने भी हैं, मॉस यानी ब्रायोफाइटा, फर्न यानी टेडोफाइटा, यानी शीड मतलब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डिस्क के आकार के होते हैं। मतलब ये डिस्क जैसे इस टाइप के शेप के होते हैं, फ्लैट, सर्कुलर, ओवल, एलिप्टिकल, ये सभी डिस्क के जैसे शेप के हो जाते हैं। लेकिन जो लोअर प्लांट्स हैं, विशेषकर जो एल्गी हैं, एल्गी चाहे यूनिसेलुलर एल्गी हो, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, या मल्टी सेलुलर एल्गी हो जैसे कि स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, इन एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है वो अलग अलग रहता है। तो पहले शेप देख लेते हैं, फिर मैं इसके फिगर भी दिखाऊंगा आपको। कप शेप्ड रहता है क्लेमाइडोमोनास में, गर्डिल यानी कॉलर, ये कॉलर जैसा सा मुड़ा हुआ शेप का रहता है यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरल यानी कि ऐसे फीतानुमा रहता है, रिबन जैसा, स्पायरोगायरा में, रेटिकुलेट मतलब ऐसे जाल जैसा फैला हुआ ईडोगोनियम में, और स्टेलेट मतलब स्टार जैसा शेप का रहता है जिग्निमा में। तो इन सभी का मैं अब आपको बारी बारी से फोटोज दिखा रहा हूं। अब देखिए कि कौन कौन सा शेप है। ये देखिए, सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास, ये सब के आप पिक्चर देख लीजिए कि कौन कैसा दिखता है, साथ में उसके क्लोरोप्लास्ट भी देख लीजिए। ये क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास में ये जो आपको ऐसा करके जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ऐसे कप जैसा बना हुआ रहता है, ऐसा उसके बीच में ऐसा ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो कप शेप में रहता है क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, ये यूनिसेलुलर एल्गी है। लगभग ऐसा ही दिखता है वॉल्वॉक्स। क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स में एक मेजर डिफरेंस ये है कि वॉल्वॉक्स ग्रुप में रहता है, क्लेमाइडोमोनास जनरली सिंगल सिंगल रहता है। ये अंतर है दोनों में। ठीक है, ये यूनिसेलुलर एल्गी है। दूसरा जो पिक्चर आपको दिख रहा है, एक लंबा सा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, वो छोटा सा फिलामेंट होता है ना, ये भी बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये भी छोटा सा फिलामेंट है। ये स्ट्रक्चर है यूलोथ्रिक्स का। यूलोथ्रिक्स एक फिलामेंटस एल्गी है। ये बहते हुए पानी में जो फ्लोइंग वाटर है, जैसे नदी का पानी है, तो किनारे किनारे जो चट्टान और ये पत्थर डूबे रहते हैं, उनमें ये काई के रूप में जमे रहते हैं, उनमें उगे रहते हैं, चिपके रहते हैं। तो इनके नीचे ये जो दिख रहा है, ये होल्ड फास्ट कहलाता है, जो उसको चिपकाए रखता है। देखिए ये सरफेस है जिसमें चिपका हुआ है, इसको सबस्ट्राटम कहते हैं। ये एक फिलामेंट है जिसमें बहुत सारे आपको सेल्स दिख रहे हैं, देखिए। ठीक है, अब एक सेल उधर बाजू में छपा है, देखिए, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो ऐसा करके ऐसा मुड़ा हुआ है। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि क्लोरोप्लास्ट इसमें ऐसा करके ऐसा मुड़ करके ऐसा बना हुआ है। देखिए ऐसा मुड़ गया है, ऐसे मुड़ा हुआ है, एक ऐसे करके ऐसे मुड़ा हुआ। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ये नीचे में भी दिख रहा है ना, ऐसा। तो इसे हम कहते हैं गर्डिल शेप। गर्डिल का मतलब है ऐसे कॉलर जैसा मुड़ा हुआ शेप में है। ठीक है, तो ये अलग शेप का हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, ये है आपका पहला फोटो स्पायरोगायरा का। स्पायरोगायरा में आपने पढ़ा कि इसमें रिबन जैसे होते हैं, फीतानुमा होते हैं। तो ये बहुत सारे आपको रिबन जैसे ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। देखिए ये एक सेल के अंदर इसकी संख्या 1 से 16 तक हो सकती है। अभी इससे पहले जिनको आपने देखा उसमें एक सेल के अंदर सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन यहां पर स्पायरोगायरा में जो रिबन जैसे हैं इनकी संख्या होती है 1 to 16 पर सेल। एक सेल में 1 से 16 तक होते हैं। ठीक है, ये है। उसके बाद देखिए ईडोगोनियम। ईडोगोनियम में जाल जैसा फैला हुआ, देखिए ये क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है, एकदम जाल जैसे से फैले हुए टाइप के दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ईडोगोनियम है। अब उसके बाद आप देखिए ये आपको स्टेलेट दिख रहा है। ठीक है, ये जो है स्टेलेट यानी ऐसा स्टार शेप में से फैला हुआ टाइप का दिख रहा है। देखिए ये आपको जिग्निमा में मिलेगा, आपको जिग्निमा। ठीक है, तो ये सारे जो स्ट्रक्चर आपने देखे ये सब के सब एल्गी हैं। कुछ यूनिसेलुलर थे, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास आपने देखा यूनिसेलुलर है, और बाकी लगभग सभी जो हैं वो मल्टीसेलुलर एल्गी हैं। ये आपको मिलेंगे
पानी में, रुके हुए पानी में, और कुछ जो है बहते हुए पानी में। यूरोथ्रिक्स बहते हुए पानी मिलते हैं, और ज्यादातर ये जो बिना होल्ड फास्ट वाले हैं वो आपको मिलेंगे स्टेबल वाटर में। ठीक है। अशोक कुमार पूछ रहे हैं सर डिटेल कोर्स के बारे में बताइए हिंदी में। तो बेटा देखो, ये इससे ज्यादा डिटेल आपको पीजी लेवल में भी नहीं पढ़ाता कोई। ठीक है, जब आप एमएससी करते हो ना, तब भी इससे ज्यादा डिटेल बॉटनी में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं जितना बता रहा हूं वो काफी डिटेल है। आपके सारे पीएमटी जितने भी पहले होते थे, अब तो एक ही नीट होने वाला है, उसमें जितना पूछेगा ना उसका ये डबल पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ताकि आप ज्यादा समझ पाओ। हिंदी मीडियम में बेटा ऐसा है, लिखा हुआ देना मेरे लिए अभी फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि मेरी 3 जगह ड्यूटी चलती है, दिन में 14 घंटे में एंगेज रहता हूँ, तो इसलिए मेरे पास समय का थोड़ा अभाव हो जाता है। इसलिए अभी हिंदी में बहुत ज़्यादा बता पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लिख के देना। बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हिंदी में ही मिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, आप समझ लीजिए। नोट्स की बात है तो मैं आपको कुछ बुक्स बता दूंगा। ठीक है, कुछ बुक्स बता दूंगा जिसमें हिंदी में लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको। और मैं वैसे तो हिंदी मीडियम के अलग से वीडियोस बना भी रहा हूँ एनसीईआरटी का, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा समय कम पड़ जा रहा है मेरे पास। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी मैं आपको हिंदी मीडियम में सारी चीजें बना के दे दूं, है ना, तो आपको लाभ हो जाएगा उससे। बाकी एकदम हिंदी में सारी डिटेल कोर्स को हिंदी में लिख के देना मेरे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने इंग्लिश के बहुत सारे बुक से कलेक्ट किए हैं, तो अब उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, है ना। तो आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, और जहां पर दिक्कत होगा तो मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, आप पीएचडी कर रहे हैं संदीप कुमार जी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो पीएचडी में आपकी मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आई एम आल्सो पीएचडी इन एंटेमोलॉजी, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी आपका टॉपिक अलग होगा, तो टॉपिक पे तो ज्यादा नहीं, लेकिन मैं जरूर पीएचडी में आपकी कुछ हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब हम मेन स्ट्रक्चर पे आ गए, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं कि ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने शुरू में देखा डिस्क शेप में होते हैं ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट जो हायर प्लांट के हैं। क्लोरोप्लास्ट के बारे में शुरू से मैं बताया हूं आपको, एक लिस्ट मैंने दिया था आपको शुरू में, ध्यान होगा कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन है बाउंड, कौन से सिंगल है और कौन से विदाउट मेम्ब्रेन है। तो उसमें डबल मेम्ब्रेन जो है उनमें आपका क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 नाम मैंने लिए थे। माइटोकॉन्ड्रिया मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्लोरोप्लास्ट अभी हम देख रहे हैं, न्यूक्लियस बाद में देखेंगे, है ना, लेकिन देखेंगे जरूर सबके सब। तो जैसा मैंने कहा था कि 2 मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, बाहर में एक मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं और अंदर में एक मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे हम कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। पिछले क्लास में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मैंने पढ़ाया था। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको बताया था कि उसमें भी 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस था उसको हमने कहा था पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहां पर हम इसको कहेंगे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। यह अलग बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाला मेम्ब्रेन चूंकि इनफोल्डेड था तो वह स्पेस कम ज्यादा हो रहा था, लेकिन यहां पर लगभग यूनिफॉर्म रहेगा, दोनों के बीच का स्पेस लगभग 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास रहता है यहां पर गैप। ठीक है, और जो दोनों मेम्ब्रेन की थिकनेस है वो करीब करीब 50 एंगस्ट्रॉम ईच, है ना। वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा था कि दोनों मेम्ब्रेन 60-60 थे एंगस्ट्रॉम, यहां पर 50-50 है, 50 एंगस्ट्रॉम ईच। ठीक है, अंदर आते हैं, अंदर में भरा हुआ है मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं यहां पर स्ट्रोमा। आपको स्ट्रोमा शब्द दिख रहा है क्या, क्लियर कट? हाँ ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये स्ट्रोमा कहा जाता है मैट्रिक्स को, ध्यान रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा, और इसमें चलता है डार्क रिएक्शन। अब आपको मैं बता दूं कि फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन चलते हैं, एक लाइट रिएक्शन दिन में चलता है और एक डार्क रिएक्शन भी दिन में चलता है। हो गया ना कंफ्यूज? तो फिर डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि डार्क रिएक्शन में लाइट का उपयोग नहीं होता है, लाइट का यूज नहीं होता, इसलिए उसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन होता वो भी दिन में ही है। जैसे जैसे लाइट रिएक्शन चलता है साथ में डार्क रिएक्शन चलते चला जाता है। अगर डार्क रिएक्शन किसी कारण से बंद हो जाएगा ना तो लाइट रिएक्शन भी बंद हो जाएगा। तो डार्क रिएक्शन जो है जिसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं जनरली, C3 साइकिल कहते हैं जनरली, इन सब पे मैंने वीडियो बनाए हैं अलग अलग, इसमें भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, फिर से बताऊंगा जब हम इसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे डिटेल में, तो फिर से उस रिएक्शन को बताऊंगा। वैसे आप देखना चाहें तो पहले से मेरे चैनल में ये सारे रिएक्शंस अलग अलग मैंने डिटेल में बताए हुए हैं,
आप टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है वहां पर आप देखेंगे तो आपको वहां पर लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के अलग अलग वीडियो व्हाइट बोर्ड में बना हुआ दिखेगा। आगे भी मैं उसको फिर से बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डार्क रिएक्शन चलता है स्ट्रोमा में, ठीक। स्ट्रोमा में यानी मैट्रिक्स में और क्या चीज है, तो एक तो आपको यहां पर मिलेगा ये डीएनए, ठीक है। डीएनए आपको ध्यान होगा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए था, क्योंकि ये दोनों सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। ये पहले बैक्टीरिया हुआ करते थे प्रोकैरियोट, बाद में सेल के अंदर घुस गए यूकैरियोट में, तो ये अलग कन्वर्ट हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गए। ये पिछले क्लास में मैंने आपको बताया है। तो ये जो डीएनए है ये बिल्कुल बैक्टीरिया के डीएनए जैसा रहता है, सर्कुलर डीएनए। यहां पर राइबोसोम कहीं पर लिखा है कि नहीं पता नहीं लिखा है, लिखा है, वो ऊपर में लिखा है, देखिए ये राइबोसोम लिखा है। ये राइबोसोम भी यहां पर 70S प्रकार का है, क्योंकि राइबोसोम यहां पर भी बैक्टीरिया का राइबोसोम, क्योंकि खुद बैक्टीरिया था ये, है ना। तो राइबोसोम यहां पर 70S प्रकार का रहेगा, 70S टाइप का रहेगा। आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 70S 80S क्या है। S फ्रॉम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट डिनोटेड बाय स्वेडबर्ग यूनिट, इसके बारे में मैं आपको अभी राइबोसोम पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद 2-3 और टॉपिक है छोटे छोटे, उनको पढ़ाऊंगा, उसके बाद राइबोसोम का नंबर आएगा। तो राइबोसोम में मैं आपको थोड़ा ठीक से डिटेल बताऊंगा उसको कि ये स्वेडबर्ग यूनिट क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब इसके मैट्रिक्स में जो एक मुख्य चीज है, जो मेन काम करता है यहां पर लाइट रिएक्शन का काम करता है, वो है चपटे चपटे लैमिली, फ्लैट लैमिली। ये सिक्के जैसे आपको जो लैमिली दिख रहे हैं ये हैं, जो एक दूसरे के साथ गड्डी बना के यहां पर रखे हुए हैं, जैसे सिक्कों की गड्डी होती है वैसे रखे हुए हैं। इनमें से एक एक लैमिली को हम कहते हैं थाइलेक्वाइड्स। वो यहां पर लिखा है, देख सकते हैं थाइलेक्वाइड्स, ठीक है। वीडियो में तो एकदम क्लियर दिख रहा है थाइलेक्वाइड लिखा हुआ, है ना। अब चूंकि ये फोटो बड़ा करके मैंने लगाया तो थोड़ा सा ब्लड हो गया है, बाकी क्लियर कट दिख रहा है। एक एक लैमिली को हम कहते हैं थाइलेक्वाइड। ये थाइलेक्वाइड जो है ये नाम दिया था मेंके नाम के साइंटिस्ट ने। अब ये थाइलेक्वाइड क्या है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, अभी मैं बताने वाला हूं। अभी थोड़ा पहले इसको देख लीजिए। थाइलेक्वाइड जो है आपस में जुड़ जाते हैं तो ऐसी गड्डियां बन जाती हैं, जैसे सिक्के की गड्डी ऐसे ढेर बनाते हो आप, बचपन में बहुत खेले हो, वैसी गड्डियां बन जाती हैं। इस एक गड्डी को हम कहते हैं ग्रेनम। ग्रेनम एक गड्डी, एक गड्डी के अंदर 10, 12, 15, 20, 25 इतने तक थाइलेक्वाइड्स होते हैं, लैमिली होते हैं, एक ग्रेनम हो गया। ऐसे बहुत सारे ग्रेना आपको इसमें भरे पड़े हुए दिख रहे हैं, देखिए, ठीक है। एक को ग्रेनम कहते हैं, ग्रेनम इज सिंगुलर फॉर्म, एक गड्डी ग्रेनम है, और बहुत सारे को हम कहेंगे ग्रेना। ग्रेना इज द प्लूरल फॉर्म, बहुवचन है ग्रेना, एक वचन है ग्रेनम, ठीक है। अब देखिए कि इन ग्रेना को आपस में जोड़ने वाले भी कुछ पट्टियां दिख रही हैं। ये आपको पट्टी दिख रही है, ये पट्टी दिख रही, देखिए ये है ना, ये भी वैसे ही पट्टियां हैं, वैसे ही लैमिली है। ये ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली लैमिली है, और इनको हम बोलते हैं इंटरग्रेनल या स्ट्रोमल लैमिली। जो ग्रेना के अंदर लैमिली है उनको तो हम बोलते हैं ग्रेनल लैमिली या ग्रेनल थाइलेक्वाइड, लेकिन जो इनको जोड़ने वाले बीच बीच में है इनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली या इंटरग्रेनल लैमिली। इनमें भी पिगमेंट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। एक्चुअली जो पिगमेंट का सिस्टम होता है, पिगमेंट सिस्टम 1 और 2, ये दो होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट में, पौधे के क्लोरोप्लास्ट में। पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 जो लाइट रिएक्शन में भाग लेते हैं। कैसे कैसे भाग लेते हैं ये फोटोसिंथेसिस में डिटेल बताऊंगा, मैं बता चुका हूं, मेरे चैनल में है ऑलरेडी, अगर आप वहां पढ़ लें तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आगे के चैप्टर में बताऊंगा फिर से। ये मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, वहां पर मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ाया है और ऐसे भी बताया है, तो आप मेरे चैनल में सर्च मार के जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर के आप सबको बारी बारी से पढ़ के समझ सकते हैं। यहां पर पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 ये दोनों लाइट रिएक्शन में भाग लेते हैं, ठीक है। तो जो मेन लाइट रिएक्शन है उसमें ये दोनों का होना जरूरी रहता है, जिसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, जो लाइट रिएक्शन का मेन रिएक्शन है। लेकिन एक साइड रिएक्शन जो कभी कभी चलता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसके लिए केवल PS1 की जरूरत पड़ती है, PS2 की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं बनाता, सिर्फ ATP बनाता है, उससे हमको प्लांट को ज्यादा फायदा नहीं मिलता, ठीक है। तो अब देखिए
कि PS1 और 2 ये दोनों पाए जाते हैं ये ग्रेना वाले लैमिनी में। ये जो ग्रेना में लैमिनी है इनमें PS1 और PS2 दोनों पाए जाते हैं। तो मेन लाइट रिएक्शन तो यही करते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रोमा लैमिनी है, जो बीच की पट्टियां हैं, उसमें केवल PS1 पाया जाता है, PS2 नहीं पाया जाता। तो लाइट रिएक्शन का सिर्फ साइक्लिक वाला पार्ट चलाते हैं, जिससे प्लांट को ज्यादा फायदा नहीं मिलता, उससे सिर्फ कुछ एटीपी मिल जाते हैं बस। लेकिन शुगर वगैरह आगे चल के नहीं बनते। क्यों? ये मैं आपको फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में पढ़ा चुका हूं और आगे फिर से पढ़ाऊंगा। तो अगर आप अभी जानना चाहते हैं तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद आप फोटोसिंथेसिस का टॉपिक निकाल लेना। उसमें आपको पूरा फोटोसिंथेसिस जब पढ़ लोगे तो आपको क्लोरोप्लास्ट का एक्चुअल फंक्शन कैसे काम करता है ये आपको समझ में आएगा कि डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन क्या है और कैसे काम करता है। ये फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में आपको मिलेगा। सारी चीजें मेरे 400 करीब वीडियोस हैं, उनमें सारी चीजें आपको मिलेंगी स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ। ये फ्रंट रिकॉर्डर भी मिलेगा। तो आप जो जो चीज चाहें प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, है ना। अगर आप ये 400 वीडियो में से 200 वीडियो जो अलग अलग हैं उनको आप पढ़ेंगे तो आपकी पूरी बॉटनी और पूरी जूलॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप किसी भी लेवल में आप समझ पाएंगे बायोलॉजी को। इतना ज्यादा मैंने मटेरियल डाल रखा है अपने चैनल में। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे चैनल में आपको क्या मिलेगा अगर आप चाहें तो। ठीक है, अब देखिए कि ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने देखा, जिसमें आपको ग्रेना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली ये सब चीजें दिख रही हैं आपको। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर का स्ट्रक्चर बताऊंगा। ये जो लैमेली है, जिसको हम थाइलेकोइड कह रहे हैं, ये किस टाइप के बने हुए हैं इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एक लैमेली का स्ट्रक्चर है। ग्रेना वाले लैमेली को मैं बता रहा हूं, दोनों लैमेली लगभग एक जैसे होते हैं स्ट्रक्चर में। ये एक लैमेली है जिसको हम थाइलेकोइड कह रहे थे। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन है, एक प्रकार से पार्ट है, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर ऐसे राउंडेड कुछ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर कुछ पाए जाते हैं एक एक थाइलेकोइड के अंदर। ठीक है, ये एक थाइलेकोइड का स्ट्रक्चर है जो गड्डी बन जाता है तो ग्रेना कहलाता है। ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं। इन गोल स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्वांटोसोम्स। ठीक है, क्वांटोसोम्स। ये क्वांटोसोम जो नाम है ये दिया था पार्क एंड बिगिंस ने। पार्क एंड बिगिंस, इन्होंने ये नाम दिया था 1964 में, 1964 में पार्क्स एंड बिगिंस ने क्वांटोसोम नाम दिया था। एक क्वांटोसोम का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, ये क्वांटोसोम है, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स और इसके साथ साथ दूसरे पिगमेंट जैसे ज़ैंथोफिल है, कैरोटिनॉइड है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो काम आने वाले पिगमेंट्स हैं, वो सब आपको भरे हुए मिलेंगे। ये पिगमेंट्स भरे हुए मिलेंगे। तो इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट जनरली ये 200 से 400 की संख्या में होते हैं। एवरेज माना जाता है कि इसके अंदर 230 टू 30 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्लोरोफिल के साथ क्या मिलेंगे? कैरोटिनॉइड्स, जैसे ज़ैंथोफिल है, बीटा कैरोटीन है, ये मिलेंगे। फाइकोबिलिन्स मिल सकते हैं, वो सब कोई प्रोटेक्टिव पिगमेंट भी है और दूसरे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब भी करते हैं। और इसी से बनता है फोटो सिस्टम 1 और 2, जो अलग अलग वेवलेंथ। फोटो सिस्टम 1 जो होता है ये मेनली एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर को, और PS2 जो है एब्जॉर्ब करता है 700 से कम यानी 680 तक, 680 नैनोमीटर तक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं लोग, PS1 और PS2। और ये दोनों मिलकर के फिर लाइट रिएक्शन चलाते हैं। मतलब क्या कि आपके ग्रेना में यानी थाइलेकोइड में लाइट रिएक्शन चलता है। एक्चुअली क्या होता है, बहुत ब्रीफ में मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से। जब लाइट पड़ती है तो ये लाइट रिएक्शन चलाते हैं, जो मैंने बताया अभी पिगमेंट, वो लाइट रिएक्शन चलाते हैं। लाइट रिएक्शन से हमको दो चीजें मिलती हैं। एक तो मिलता है NADPH2 और दूसरा मिलता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को तो हवा में छोड़ देते हैं लोग लाइट रिएक्शन से जो बना, लेकिन जो NADPH2 है इसको ले जाते हैं डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन अभी मैंने बताया जिसको C3 साइकिल भी कहते हैं, ये स्ट्रोमा में चलता है यानी मैट्रिक्स में चलता है, ये जो लिक्विड है इसमें चलता है। तो NADPH2 डार्क रिएक्शन में जाता है, C3 साइकिल में जाता है, और हवा से हम लोग इसमें शामिल कराते हैं CO2। हवा से CO2 लेते हैं, रुबिस्को नाम का एंजाइम इसमें भरा है,
और वो CO2 को लेता है जनरली C3 साइकिल में। तो NADPH2 जो लाइट रिएक्शन में बना और CO2 जो हवा से लिया, इन दोनों को लेकर के हम डार्क रिएक्शन चलाते हैं और डार्क रिएक्शन से बनता है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बहुत ब्रीफ में आपको बताया कि लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन कैसे चलता है। आप कृपया मेरे पुराने वीडियोस में जाइए और उसमें से लाइट रिएक्शन पढ़ लीजिए, डार्क रिएक्शन C3 साइकिल पढ़ लीजिए, आपको पूरा फोटोसिंथेसिस समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस जिसमें मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, तो पूरी बायोलॉजी फिर से लाइव पढ़ाने वाला हूं मैं अभी। ठीक है, ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूं, तो इसमें हम थोड़ा डिटेल में और ज्यादा पढ़ते चले जाएंगे। तो आप जुड़े रहिए बस, और कोई बात नहीं है। और काफी हाई क्लास वाले बच्चे भी जुड़े हैं, मुझे काफी अच्छा लगा संदीप कुमार जी का कि ये PhD कर रहे हैं। मैं भी एक समय PhD किया हूं, और PhD का पूरा नाम है पागल हुआ दिमाग। जब तक आप PhD करोगे दिमाग पूरा पागल हो चुका रहता है, इतना ज्यादा काम रहता है PhD करने में। कोई बात नहीं, मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी वो करना पड़ेगा आपको। सभी कोई करते हैं तब PhD हो पाता है, तभी आप प्रोफेसर बनेंगे। आई एम आल्सो प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, PSC क्वालिफाई किया था हमने 2009 में, उससे मैं प्रोफेसर बन गया था। तो अभी भी मैं हूं, लेकिन ये साइड में मैं आपका काम करके देता हूं। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट के जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए, क्या क्या चीजें हैं ये बताया। अब इनमें कुछ चीजें आप देख लीजिए। स्ट्रोमा, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं। एक तो ऑस्मोफिलिक, ऑस्मियो लिख दिया है, एक्चुअली ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स हैं, मतलब ये वाटर एब्जॉर्ब करके रखेंगे। RNA है, DNA है, DNA डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है लेकिन नेकिड है। ठीक है, नेकिड का मतलब स्टोन नहीं है। राइबोसोम भी है, एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स किसके लिए? डार्क रिएक्शन के लिए एंजाइम्स, लाइट रिएक्शन में भी एक आधा एंजाइम है ना। डिसॉल्व साल्ट्स है ना। और DNA RNA राइबोसोम है, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, और सेल विद इन सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्चुअली आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं है। सेल विद इन सेल, मैंने आपको पिछले क्लास में जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तो सेल विद इन सेल का बहुत डिटेल मतलब मैंने आपको बता दिया था कि क्यों कहा जाता है, वो आप पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। ठीक है, यहां पर जो DNA है क्लोरोप्लास्ट का, उसको रिस और प्लॉट ने खोजा था, और पूरे सेल का 14% तक DNA होता है। जबकि हमने माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा था कि सिर्फ 1% DNA माइटोकॉन्ड्रिया में है पूरे सेल का, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में 14% तक है। वहां पर नास नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। पिछले क्लास में आपने देखा था। ठीक है, रुबिस्को। अब एक एंजाइम की बात करें, रुबिस्को क्या है देखिए। RUBP कार्बोक्सिलेज, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम है जो डार्क रिएक्शन में CO2 को लेके फिक्स करता है, मतलब CO2 को लेके रिएक्शन में उसको यूज करता है, वो एंजाइम है रुबिस्को। ये धरती में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अमाउंट में कोई प्रोटीन है, वो है रुबिस्को। मतलब अर्थ में सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है रुबिस्को के रूप में है। तो ये प्लांट में है। एनिमल में ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में है? तो एनिमल में होता है कोलेजन प्रोटीन, जो व्हाइट फाइब्रस प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन, वो एनिमल में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अमाउंट का प्रोटीन है। जबकि प्लांट में पाया जाता है रुबिस्को, और प्लांट एनिमल दोनों से सबसे ज्यादा रुबिस्को ही है। ठीक है, और थाइलेकॉइड के अंदर क्या क्या चीजें हैं मैंने आपको बता दिया है। ये सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है जो मैंने अभी तक आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया। और जो एक आपने थाइलेकॉइड देखा, उसके अंदर आपने देखा कितने सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 200 से 400 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया। और एवरेज जो है 230 मॉलिक्यूल होते हैं, ये एवरेज है। इसमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड, ज़ेंथोफिल, ये सब कुछ है। और इनको क्वांटोसोम नाम पार्क एंड बिगिंस ने दिया था 1964 में। ये नाम भी मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, अब है मेन पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए, जब मैं इसमें आगे चल के फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी के बाद मैं प्लांट के ही कोई चैप्टर लेने वाला हूं, या तो एनाटॉमी लूंगा या फिजियोलॉजी लूंगा। ठीक है, अभी एनिमल वाला पार्ट हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले प्लांट के 2-3 टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद एनिमल आएंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी में जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा, उस समय क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, इतने टाइप के क्लोरोफिल हैं, उनके मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला तक बताने वाला हूं।
अभी मैं आपको सिर्फ नाम बताने वाला हूं कि कौन कौन से पिगमेंट जनरली क्लोरोप्लास्ट वगैरह में पाए जाते हैं। तो पहला पिगमेंट है क्लोरोफिल, जिसको डिस्कवर किया था पेलेटायर और कैवेंटो, इन्होंने डिस्कवर किया था। ये फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ते हैं इस चीज को कि क्लोरोफिल का डिस्कवर पेलेटायर और कैवेंटो ने किया था। अब इसमें देखिए कौन कौन से हैं। तो एक है क्लोरोफिल ए और दूसरा है मेनली क्लोरोफिल बी, जो हरे प्लांट में है, क्योंकि हम अभी क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट का मतलब जो हरा है और हरा मतलब जो हरे प्लांट में है। तो हरे प्लांट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों होते हैं, जबकि दूसरे जो प्लांट हैं जो ब्राउन कलर के हैं, रेड कलर के हैं, येलो कलर के हैं, एल्गी वगैरह हैं, उनमें क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता, उनमें क्लोरोफिल सी पाया जाता है। ब्राउन में, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल सी और रेड एल्गी में क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए के साथ, और हरे में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी। मतलब क्लोरोफिल ए सब में है, सारे फोटोसिंथेटिक में, लेकिन क्लोरोफिल बी सिर्फ हरे वाले में है, क्लोरोफिल सी ब्राउन और क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में है। देखिए अब ध्यान से, तो क्लोरोफिल ए है सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। बैक्टीरिया में भी है, लेकिन बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल है वो थोड़ा अलग फार्मूला का है, वो मैं आपको फोटोसिंथेसिस में बताऊंगा। इसलिए इसको यूनिवर्सल क्लोरोफिल या यूनिवर्सल पिगमेंट कहा जाता है। क्लोरोफिल ए को सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में है एक्सेप्ट बैक्टीरिया, इसका थोड़ा दूसरे टाइप का है। क्लोरोफिल बी ये केवल हरे प्लांट में है, और हरे प्लांट में हरे एल्गी, ग्रीन एल्गी और फिर ऊपर के सारे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने भी हायर प्लांट्स हैं उन सभी में ग्रीन एल्गी के साथ ये पाए जाते हैं। सिर्फ ग्रीन कलर वाले प्लांट्स में क्लोरोफिल बी पाया जाएगा क्लोरोफिल ए के साथ। क्लोरोफिल सी, जैसा मैंने बताया कि क्लोरोफिल ए के साथ ये ब्राउन एल्गी में है, जैसे कि आपका जितने ब्राउन एल्गी है, केल्स जिसको कहते हैं, लेमिनेरिया वगैरह, उनमें ये फियोफाइसी में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में है, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, जिकॉटिनिया, ये रेड एल्गी है, रोडोफाइसी, इनमें क्लोरोफिल डी पाया जाता है। और क्लोरोफिल ई पाया जाता है येलो ग्रीन एल्गी में। येलो ग्रीन एल्गी जो ज़ैंथोफाइसी के मेंबर है, जैसे वाउकेरिया, वाउकेरिया येलो ग्रीन एल्गी है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल ए के साथ। वाउकेरिया की एक और विशेषता बताता हूं, इसके जो सेल्स हैं वो सिनोसिटिक सेल्स हैं। सिनोसिटिक सेल का मतलब होता है जिसके एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इसके एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं किसी सेल में, तो उसे हम सिनोसिटिक सेल कहते हैं। तो ये जो ज़ैंथोफाइसी है, जो येलो ग्रीन एल्गी वाउकेरिया है, इसमें आपका एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, एक सेल में सिनोसिटिक सेल है, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफिल ई है। बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए और बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी, ठीक है, ये आपको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाएंगे, ठीक है। रोडोस्यूडोमोनास, इसमें क्लोरोफिल बी है, सभी फोटोसिंथेटिक में क्लोरोफिल ए है बैक्टीरिया में। और क्लोरोबियम क्लोरोफिल ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में है। क्लोरोबियम क्लोरोफिल जिसको हम पहले बैक्टीरियोविरिडिन कहते थे, ये सिर्फ ग्रीन बैक्टीरिया सल्फर बैक्टीरिया में है, उसमें क्लोरोफिल ए भी है, और क्लोरोफिल बी जो है रोडोस्यूडोमोनास में है। तो ये कहां पर कौन कौन से पिगमेंट हैं बैक्टीरिया में, इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा। इन सब का पीडीएफ अब्बास जी पूछ रहे हैं कब लोड करूंगा मैं, तो थोड़ा सा भी इसमें काम बाकी रह गया है, तो मैं इसका पीडीएफ आपको जल्दी ही अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। आप चिंता न करें, आपको सारी चीजें अभी आप बस पढ़ते रहिए फिलहाल, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी अवेलेबल करा दूंगा और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो आप चिंता न करें, और मेरे पुराने वीडियोस आप कंटिन्यू देखिए इसी चैप्टर से ले रहे हैं, तो आपकी चीजें और भी क्लियर होती चली जाएंगी। ओरिजिन, क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन। क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन सेल्फ ओरिजिन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की है। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में काफी चीजें बताई थी, आपको ध्यान होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक समय में प्रोकैरियोटिक सेल थे। जो नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गए, और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे वो क्लोरोप्लास्ट बन गए सेल के अंदर एंटर करने के बाद, यूकैरियोटिक सेल में एंटर करने के बाद। तो इनका जो डिवीजन है वो भी बैक्टीरिया के डिवीजन जैसा होता है। तो जो ओरिजिन है क्लोरोप्लास्ट का वो अपने डुप्लीकेशन द्वारा होता है, ठीक है, डिवीजन के द्वारा होता है, और जो पहले से क्लोरोप्लास्ट हैं उनसे ही होते हैं। और कभी कभी प्रोप्लास्टिड, यानी कि प्रोप्लास्टिड बनाए जाते हैं सेल के द्वारा, उनसे आगे चल के क्लोरोप्लास्ट बन जाता है। फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का? एक फंक्शन आपने देखा जो मेन फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन द्वारा ये शुगर बनाता है,
ठीक है, ये तो मेन इसका है ही है। देखिए लिखा भी है फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन जो ग्रेना और स्ट्रोमा में होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन है जिसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का मतलब है कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये फोटोसिंथेसिस है। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है कुछ और चीजों में भी हेल्प करता है, जैसे एक तो ये O2 रिलीज करता है और CO2 एब्जॉर्ब करता है, CO2 एब्जॉर्ब करता है और O2 रिलीज करता है। तो O2 CO2 का जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर में, उसको बनाए रखने में क्लोरोप्लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भले ही वो लाइट रिएक्शन के ही अंदर आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंस तो है ना, ठीक है। इसके अलावा ये स्टार्च को, विटामिन के, विटामिन ई, इनको स्टोर करता है, और रूबिस्को जो प्रोटीन है, ये पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा अमाउंट का प्रोटीन है, वो भी क्लोरोप्लास्ट में है। तो ये आपने देखा कि इन चीजों को ये स्टोर करता है। तो मेरे हिसाब से अब आपको क्लोरोप्लास्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर मुझे कमेंट में लिखेंगे कि सर क्लोरोप्लास्ट में ये चीजों में दिक्कत है। वैसे तो मैंने क्लोरोप्लास्ट भी अभी डिटेल पढ़ा दिया, और इसके जो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, मैंने सब कुछ डिटेल पढ़ाया हुआ है दूसरे वीडियोस में, आप उनको देख लेंगे तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी बावजूद इसके अगर आपको कोई डाउट आता है या कुछ और चीज पढ़ना है तो आप मुझे जरूर बताएं, तो मैं आपको और उस चीज को बताने की कोशिश करूंगा। सभी चीजों में जो जो चीज मैंने पढ़ाया है उसको आप किसी भी लेवल में पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर फिलहाल कुछ कॉलेज लेवल में और कुछ PMT नीट लेवल में पढ़ा रहा हूँ, तो इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है और जरूरत भी नहीं है किसी भी लेवल में पढ़ने के लिए, ठीक है। आप नेट की भी तैयारी करेंगे, UGC, CSIR नेट, तो उसमें भी इन चीजों को इससे बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैंने 4 बार नेट क्वालिफाई किया है, मैं नेट JRF क्वालिफाइड हूं, तो मैंने भी बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा था, लेकिन सब कुछ को पढ़ा था बेसिक लेवल में। तो मेरा नेट JRF क्वालिफाई हो गया था, मैंने 5 साल उसका फेलोशिप भी लिया, उसी से मैंने PhD भी किया। तो आप किसी भी लेवल में पढ़ेंगे, इस लेवल में पढ़ करके आप किसी भी लेवल के एग्जाम को दे सकते हैं इंडिया में जो होता है, ठीक है। क्या लिख रहे हैं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। संदीप कुमार पांडे जी, सर NADPH2 लिखा हुआ है कुछ जगह पे, NADH2। देखिए NADH2 और NADPH2 में अंतर समझ लीजिए। रेस्पायरेशन में जो यूज होता है वो NADH2 है, रेस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इनमें जो बनते हैं वो NADH2 है, और जो फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं वो NADPH2 है। दोनों में फास्फेट का अंतर है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये NADP है, और फास्फेट को हटा दें तो NAD है। तो NADH2 आपको रेस्पायरेशन में बनते हुए मिलेंगे और NADPH2 आपको फोटोसिंथेसिस में बनते हुए मिलेंगे। बाकी दोनों का काम हाइड्रोजन कैरी करना है, इलेक्ट्रॉन कैरी करना है, और वो आगे चल के रेस्पायरेशन में या फोटोसिंथेसिस में लगभग एक जैसे ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, NADH2 और NADPH2 में, ठीक। तो अब ये क्लोरोप्लास्ट का समापन हो गया। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। शुरू के क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म का किनारे वाला हिस्सा ये एक्टोप्लाज्म कहलाता है और बीच वाला हिस्सा एंडोप्लाज्म कहलाता है। तो एक जाल जैसा यहां पर फैला रहता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। तो ये जो जाल है जो न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन के बीच में फैला हुआ है साइटोप्लाज्म में, इसका ज्यादा जो डेंसिटी है वो एंडोप्लाज्म में रहता है और कम डेंसिटी एक्टोप्लाज्म में रहता है। इसलिए हमने इसको कहा एंडोप्लाज्म में पाए जाने वाला रेटिकुलम, मतलब जाल जैसा स्ट्रक्चर। अब आपको दिखाता हूं ना फोटो, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये वो जाल है जो फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको अभी मैं बताऊंगा, ये एक्स्ट्रा एक फोटो है और ये आपका NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी न्यूक्लियस है, आप देख सकते हैं, और ये वो जाल है जो फैला हुआ है। तो मेम्ब्रेन का एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच फैला होता है, इसलिए इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसकी डेंसिटी एंडोप्लाज्म वाले पार्ट में ज्यादा होता है। ठीक है, डिस्कवर किया था सबसे पहले पोर्टर ने 1945, ठीक है। और लेकिन इससे पहले इसको लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा गार्नियर ने देख लिया था 1897 में।
मतलब करीब 48 साल पहले गार्नियर ने इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखा था, और जो पोर्टर ने देखा ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पोर्टर और क्लाउडे इन दोनों ने राइबोसोम की भी स्टडी की थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज के बाद। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया था 1932 में, 1932। नॉल एंड रस्का, ये दो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया 1932 में। उसके बाद इन सब चीजों के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी की गई। तो जो पोर्टर थे उन्होंने राइबोसोम की भी स्टडी की और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बनने से पहले, करीब 35 साल पहले, गार्नियर नाम के साइंटिस्ट ने लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको देख लिया था और इसका नाम अर्गेस्टोप्लाज्म रख दिया था गार्नियर ने, ठीक है। लेकिन ईआर जो टर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, ये नाम फिर पोर्टर ने दिया 1945 में, ठीक है। ये नामकरण हुआ। रॉबर्टसन डिस्क्राइब्ड रिलेशनशिप इन बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको रॉबर्टसन नाम याद आ रहा होगा, पहली क्लास मैंने आपको बताया था, या दूसरी क्लास थी शायद, दूसरी क्लास थी, जिसमें मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया। सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ाया था 1953 का, 1953 या 59 के बीच में था ये। वो थे रॉबर्टसन जिन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था, और उन्हीं ने ये बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा रहता है और ट्रांसपोर्ट में बड़ी मदद करता है। तो इस बारे में रॉबर्टसन ने भी कुछ काम किया था और बताया था। तो सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है किसी भी चीज की डिस्कवरी में। कहां मिलेगा आपको, ठीक। तो सबसे पहले देखिए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है और ब्लू ग्रीन एल्गी है। इनमें आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते हैं, ठीक। इसके अलावा हमारा जो मेच्योर आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसेल, एरिथ्रो मतलब लाल, साइट मतलब कोशिका, तो लाल कोशिका है, रेड ब्लड सेल है, इसमें भी नहीं मिलता मेच्योर्ड में। क्योंकि आरबीसी जब बनते रहता है हमारे बोन मेरो में, उस समय जो इनिशियल सेल्स होते हैं उनमें सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है, सारी चीजें होती हैं। धीरे धीरे वो सब चीज डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं और उसकी जगह हीमोग्लोबिन भरते चले जाता है, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। अभी मैंने आपको एक फोटो दिखाया, ठीक है, उसमें ये बिखरा हुआ आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल इसमें जो चीज थोड़ा सा और लिखा है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका स्ट्रक्चर गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर जैसा होता है। हम जब गोल्गी बॉडी पढ़ेंगे उसमें भी लगभग ऐसे ही चीजें पढ़ेंगे। अब एक क्या चीजें हैं जो दोनों में है, इसमें तीन चीजें हैं। एक तो होता है सिस्टर्नी, एक होता है वेसिकल और तीसरा होता है टिब्यूल्स, ठीक है। अब देखिए ये तीनों यहां पर कैसे दिखते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये पहले देखिए, ये है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है, ये चपटे चपटे लैमेली है, प्लेट जैसे हैं, ठीक है। जैसे कि ये चपटा लैमेली है, अभी आपने देखा था क्लोरोप्लास्ट में भी इसी टाइप का था। ये लैमेली है, चपटे चपटे लैमेली, इनको हम कहते हैं सिस्टर्नी, जो एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं। एक और विशेष बात इसमें देखिए कि ये सिस्टर्नी आपस में ऐसे कनेक्टेड है। ये सिस्टर्नी आपको गोल्गी बॉडी में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही सिस्टर्नी निकल के उधर गोल्गी बॉडी में जाके जुड़ते हैं, यही रहते हैं। लेकिन इन दोनों में दो मेजर डिफरेंसेस हैं। पहला चीज ये, इसके सिस्टर्नी आपस में जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। गोल्गी बॉडी में सिस्टर्नी आपस में नहीं जुड़े होते हैं। दूसरा डिफरेंस, इसमें आपको ये गोल गोल कुछ पार्टिकल्स लगे हुए दिख रहे हैं, ये पार्टिकल्स हैं राइबोसोम के, ये वहां पर गोल्गी बॉडी में नहीं दिखेंगे। मतलब ईआर और गोल्गी बॉडी, इन दोनों में ये दो मेजर डिफरेंस हैं। एक तो इसके सिस्टर्नी आपस में जुड़े हुए हैं, उसके सिस्टर्नी नहीं जुड़े हुए हैं। दूसरा, इनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, उनमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। तो चपटे चपटे लैमेली, उनकी गड्डियां बनी हुई हैं, इनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है।
दूसरे जो इनके स्ट्रक्चर है वो है टिब्यूल्स। टिब्यूल्स में ऐसे देख सकते हैं ट्यूब जैसे बने हुए हैं, ये टिब्यूल्स हैं। और तीसरे हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स मतलब ये राउंड शेप में ऐसे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सैग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम कहते हैं वेसिकल्स। ठीक है, अब इनके आधार पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो प्रकार में बांटते हैं, टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ ईआर और दूसरा होता है स्मूथ ईआर। इन दोनों में अंतर यह है कि जिसमें राइबोसोम जुड़े हुए हैं, जब माइक्रोस्कोप से आप देखते हैं तो ये रफ दिखाई देते हैं, खुरदुरे दिखाई देते हैं, क्योंकि राइबोसोम आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे को हम कहेंगे रफ ईआर। ठीक है, लेकिन वे जिसमें राइबोसोम नहीं दिखेंगे तो वो कहलाएंगे स्मूथ ईआर। तो रफ ईआर में मेनली आपका सिस्टर्नी होता है और ट्यूब्यूल होते हैं। इन दोनों में राइबोसोम ज्यादा जुड़े होते हैं, लेकिन जो वेसिकल्स होते हैं उनमें ज्यादा राइबोसोम नहीं जुड़े होते हैं। इस फोटो में वेसिकल में भी राइबोसोम दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वेसिकल में राइबोसोम बहुत कम होते हैं। इसीलिए जो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स या वेसिकल्स ऐसे ऐसे सेल्स में पाए जाते हैं अगर उनमें प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा होता है, तो फिर रफ ईआर ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि इसके साथ प्रोटीन बनाने वाला राइबोसोम जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रोटीन बनाने वाले सेल्स में RER ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि जो नॉन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग है, जो अदर देन प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, जैसे ग्लाइकोलिपिड है, फास्फोलिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, इनको सिंथेसाइज करते हैं, ऐसे सेल्स में स्मूथ ईआर ज्यादा होता है। जो प्रोटीन बनाते हैं उसमें रफ, और जो प्रोटीन के अलावा दूसरी चीजें बनाते हैं उसमें स्मूथ ईआर ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनको अगर आप इन फोटोज में देखना चाहें तो आपको इन फोटोज में भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये देखिए यहां पर भी आपको ये देखिए लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स टाइप के, यहां पर एकदम से गड़मड़ देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, अलग अलग देखने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर दिखेगा। ये देखिए ये ट्यूब्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, देखिए ये ट्यूब्यूल जैसे हैं, जबकि ये ऐसे देख सकते हैं कि ऐसे ये लैमेली जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं ऐसे, और इन्हीं के बीच बीच में गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं जो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, वेसिकल्स, वो भी पाए जाते हैं, है ना। और न्यूक्लियस और साइटोमेम्ब्रेन के बीच, सेल मेम्ब्रेन के बीच फैला हुआ है। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, और ये जो मैंने दिखाया ये इंटरनेट से लिया गया पिक्चर है। तो इसको आप देख सकते हैं कि इसमें भी न्यूक्लियस बड़ा सा दिख रहा है, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में ये पोर्स दिख रहे हैं, देखिए इसको आप देख लिए रहिए। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, उसके साथ जुड़ा हुआ ये। एक्चुअली मैं बताऊं तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से ये एक्सटेंड होके बनता है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, वैक्यूल्स, ये जितने भी चीजें हैं, ये जो जुड़े हुए ट्यूब्यूल्स वगैरह हैं, ये न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन ही एक्सटेंड होकर के ऐसा बनाता है, और ऐसा बना करके सेल मेम्ब्रेन के साथ ये जोड़ देता है इसको। ठीक है, ऐसा है। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और ये जुड़े हुए आपको ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं गोल गोल, ये राइबोसोम्स हैं, वो नीचे लिखा राइबोसोम्स है, देखिए, है ना। तो कुछ जगह पे राइबोसोम है, ये ट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स, है ना, ये ट्यूब्यूल्स है सारे। तो ये इसमें राइबोसोम नहीं दिख रहे हैं, देखिए, क्योंकि सिस्टर्नी में सबसे ज्यादा राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये दोनों बहुत बढ़िया पिक्चर्स हैं, आप इनको देख सकते हैं, इनसे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अच्छे समझ में आएगा, है ना। और तीसरा पिक्चर भी मैंने आपको दिखाया जो ब्लैक एंड व्हाइट था। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी जैसे स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म में रहते हैं। एक और चीज देखिए, गोल्गी बॉडी लोकलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल है, क्योंकि जो सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वहीं पर गोल्गी बॉडी लोकलाइज्ड होता है, ये ज्यादा फैला हुआ नहीं रहता। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे साइटोप्लाज्म में इधर उधर पूरा फैला रहता है। ठीक है, तो ये डिफ्यूज फॉर्म में होता है ER, जबकि गोल्गी बॉडी लोकलाइज्ड फॉर्म में है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफन कॉल्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स, क्योंकि पूरा मेम्ब्रेन का जाल बिछा हुआ है अंदर में, इसलिए इसको हमने कहा सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स, पूरा फैला हुआ है। ठीक है, और उसके कारण से सेल के अंदर ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, और सेल के अंदर बाहर ले जाने लाने में भी ये मदद करता है। हालांकि सेल के बाहर ले जाने में विशेषकर मदद करता है गोल्गी बॉडी, और सेल के अंदर लाने में विशेष मदद करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों का अलग अलग काम है, लेकिन फिर भी ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में बहुत मदद करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए। अल्ट्रा स्ट्रक्चर वही मैंने अभी जो आपको बताया है ना, कि ये जो है नेटवर्क है, बहुत ब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच फैला हुआ रहता है, और इसमें सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स 3 चीजें पाई जाती हैं। अब इन तीनों चीजों को मैंने इस पिक्चर में आपको समझाया कि वेसिकल्स, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स क्या हैं, और इनके बारे में यहां पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। सिस्टर्नी जो है लंबे लंबे चपटे बिना ब्रांच वाले ट्यूब्यूल्स हैं, और ये एक के ऊपर एक पैरेलल रो में लगे हुए हैं, जैसा आपने देखा कि सिस्टर्नी लगे हुए हैं, देखिए एक के ऊपर एक ये लगे हुए हैं, गड्डी के समान बने हुए हैं, और ये जुड़े हुए भी हैं, देखिए है ना, ऐसा है आपस में। और ये ग्रेनुलर दिखते हैं, रफ दिखते हैं, क्योंकि इनके साथ राइबोसोम जुड़े होते हैं। राइबोसोम को यहां पर जोड़ने के लिए एक गोंद जैसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है, उसे कहते हैं राइबोफोरिन। राइबोफोरिन एक ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन है, शायद ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड है, अभी लिखा हूं मैंने कहीं आगे। राइबोफोरिन 1 एंड 2 इनके द्वारा जुड़े होते हैं राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है, वो आगे मैं लिखा भी हूं, देख लेंगे उसको। सिस्टर्नी मैंने बताया ऐसे सेल्स में ज्यादा पाए जाएंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस करने में ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ऐसे सेल्स में सिस्टर्नी ज्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे लिवर है, पैंक्रियास है। पैंक्रियास तो बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है भाई, जो आपके पूरे डाइजेशन का काम कराता है। अब आप डाइजेशन पढ़ना चाहोगे, एवरीथिंग इज अवेलेबल, ठीक है, नहीं तो मैं इसमें तो पढ़ाऊंगा ही आगे चल के, कोई बात नहीं, आप लगातार बस जुड़े रहिए, आपको आगे पढ़ते मिलते रहेंगे, ठीक है, ऐसा है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा करते हैं। उसके बाद वेसिकल्स है, तो ये राउंडेड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं। इनका साइज लिखा हुआ है, साइज याद कर लेंगे जरा, 25 से 500 माइक्रोन तक होते हैं, और ये भी फैले होते हैं साइटोप्लाज्म में। ये भी प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स में ही ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इनके साथ भी ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स के साथ भी थोड़े बहुत राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन वेसिकल्स में कम राइबोसोम है, ध्यान रखेंगे। और बिना राइबोसोम वाले तो फिर पाए जाएंगे दूसरे सेल्स में, ठीक है। ये भी ग्रेनुलर हो सकता है वेसिकल्स, ठीक है। और तीसरे ट्यूब्यूल्स हाईली ब्रांच्ड है, और जनरली ये स्मूथ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें राइबोसोम जनरली नहीं पाए जाते, इसलिए ये नॉन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड, हार्मोन्स ये सब बनाते हैं। तो इसके आधार पे फिर वही स्मूथ ईआर और रफ ईआर 2 प्रकार के पाए जाते हैं। जिसमें राइबोसोम नहीं है वो स्मूथ है, और जिनमें राइबोसोम पाए जाते हैं वो रफ है। तो 2 प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर पाए जाएंगे, ठीक है। लोकेलाइज्ड है भाई, लोकेलाइज्ड का मतलब होता है जो किसी एक जगह पाए जाते हैं। जैसे सेल में लोकेलाइज्ड का मतलब एक लोकस में एक जगह पाए जाएंगे, उसे लोकेलाइज्ड कहेंगे। और डिफ्यूज्ड का मतलब जो फैले हुए रहते हैं वो डिफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। और कोई और टर्म होगा तो आप स्पेलिंग थोड़ा ठीक से लिखेंगे तो मैं बता पाऊंगा। लोकेलाइज्ड का मतलब होता है एक जगह पाए जाने वाले, और डिफ्यूज्ड का मतलब फैले हुए पाए जाने वाले, ठीक है। ये मैंने बताया अभी आपको। अब ये एक डिफरेंस का मैंने चार्ट यहां पर लगा रखा है, अगर आप इसको देखें तो इस चार्ट में आपको रफ और स्मूथ ईआर के बीच का डिफरेंस समझ में आएगा, और मैंने समझा दिया, वही चीजें लिखी हुई है। पहले लिख सकते हैं, देखिए एसीआर कि इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं इनके सरफेस में, और इनके सरफेस में राइबोसोम होते हैं, इसलिए ज्यादातर ये प्रोटीन के अलावा दूसरी चीजें हैं, लिपिड है, इनको सिंथेसाइज कराते हैं, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज कराते हैं, ठीक है। वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स ज्यादा होते हैं, सिस्टर्नी ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये किनारे किनारे, सेल्स के किनारे किनारे ज्यादा पाए जाते हैं, ये सेल के अंदर वाले हिस्से में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और जो एसईआर है वो रफ ईआर से बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो रफ ईआर है वो जनरली न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से बनते हैं। देखिए ध्यान से कि जो रफ ईआर है जिसमें राइबोसोम जुड़े हुए हैं, उनमें से अगर राइबोसोम को हम हटा दें तो वो एसीआर हो जाते हैं। तो एसीआर तो आरईआर से बनते हैं, लेकिन आरईआर न्यूक्लियस से बनते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन ऐसे एक्सटेंड हो जाता है तो वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से होता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो आरईआर और एसईआर में आपको समझाता है, ठीक है। ठीक,
अब जैसा मैंने अभी बताया था कि राइबोफोरिन 1 and 2 होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, देखिए है ना, मैंने बताया था ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड कोई चीज है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन है जो राइबोफोरिन 1 and 2 के नाम से है, वो राइबोसोम को इनके सेल्स के साथ जोड़ के रखता है, ठीक है। और देखिए राइबोसोम, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, इनका फंक्शन कैसे होता है ना, मैं गोल्गी बॉडी पढ़ाने के बाद बताऊंगा कि एक्चुअली ये फंक्शन किस तरह से करते हैं। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, ये तीनों मिलके GERL सिस्टम बनाते हैं। GERL, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, ये GERL सिस्टम नोविकोफ ने बताया था, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और ये तीनों मिलके किस तरह से काम करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, इन तीनों का काम कैसे होता है ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, ठीक है। इसी में अब देखिए रेटिना में, जो आंखों में रेटिना है उसकी बात कर रहे हैं अपन, उसमें जो SER पाया जाता है, जो पिगमेंटेड एपिथेलियम है जिसमें आपका आयोडोप्सिन और रोडोप्सिन पिगमेंट बनता है, जो हमको देखने में मदद करते हैं दिन में और रात में, उनमें जो SER है उनको माइलॉइड बॉडी कहते हैं। माइलॉइड बॉडी जो पिगमेंट बनाने में वहां पर मदद करते हैं, रोडोप्सिन पिगमेंट, आयोडोप्सिन पिगमेंट। रोडोप्सिन पिगमेंट रात में देखने में मदद करता है, रॉड सेल में होते हैं, और आयोडोप्सिन पिगमेंट जो कोन सेल्स में होते हैं वो हमको दिन में देखने में और कलर को देखने में ये मदद करते हैं। इसलिए कलर को आप ज्यादा लाइट में ही देख पाओगे, कम लाइट में आपको कलर नहीं दिखेगा। जैसे चंद्रमा का प्रकाश है, उसमें आप किसी व्यक्ति को खड़ा कर देंगे तो उसके कपड़ों का रंग आप नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि वो लाइट कम होती है, लेकिन लाइट तेज कर देंगे तो आपको कपड़े का रंग दिखेगा। जैसे इतनी तेज लाइट में आपको कपड़े के रंग दिख रहे हैं ऐसा, ठीक है। हमारे जो नर्व सेल हैं, न्यूरॉन्स, उसमें जो RER है उसको आर्गेस्टोप्लाज्म कहते हैं। आपके नाम ध्यान आ रहा है, मैंने बताया था कि गार्नियर ने जब 1897 में इस चीज को पहली बार देखा था, उस समय उसने आर्गेस्टोप्लाज्म नाम दिया था। वही नाम आज हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ये आपके न्यूरॉन्स में, नर्व सेल्स में, उसको आर्गेस्टोप्लाज्म कहते हैं। ओरिजिन, तो अभी मैंने ओरिजिन के बारे में आपको बताया कि जो SER है वो RER से पैदा होता है राइबोसोम को छोड़ के, राइबोसोम हट जाएगा वो SER में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो RER है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक्सटेंड हो जाने से बनता है। इवेजिनेशन मतलब बाहर की तरफ निकल आना, इन्वेजिनेशन में अंदर की तरफ निकल आना। जैसे कोई मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ ऐसे कोई फोल्ड बनाएगा तो इन्वेजिनेशन हो जाएगा, बाहर की तरफ कुछ बनाएगा तो इवेजिनेशन हो जाएगा। इनवेजिनेशन और इवेजिनेशन, ये दोनों में अंतर आप समझ लीजिए। अंदर की तरफ इनफोल्ड होगा तो इनवेजिनेशन, बाहर की तरफ फोल्ड होगा तो इवेजिनेशन। तो ये इवेजिनेशन है, बाहर की तरफ फोल्ड किया हुआ है, मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन कैसा है, लिपोप्रोटीन का बना हुआ है, मतलब मेनली इसमें दो चीजें हैं, लिपिड और प्रोटीन। प्रोटीन इसका 60% पार्ट बनाता है और लिपिड इसका 40% पार्ट बनाता है। क्यों ऐसा है पता है? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेम्ब्रेन का बना हुआ है ना, और इसके अंदर एक लिक्विड है। अब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन में बताया था कि प्रोटीन है, फास्फोलिपिड है, प्रोटीन है, बस वही चीज यहां पर आपको दिख रहा है। और एंजाइम्स है, तो एंजाइम्स तो प्रोटीन होते हैं जनरली, तो प्रोटीन का अमाउंट 60% है, लिपिड का अमाउंट 40% है। तो इस तरह से लिपिड और प्रोटीन दो ही चीजें मेनली इसमें पाई जाती हैं। थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट 1-2% कम ज्यादा हो सकते हैं कि वो पाए जाएं, लेकिन ज्यादातर होते हैं प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। अब एक आ गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या चीज है? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है जो मसल सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे ये मसल सेल है, देखिए ये मसल सेल है, ये न्यूरॉन आता है, न्यूरॉन इसके साथ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाता है, थोड़ा सा गैप रहता है, यहां से मैसेज आता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का। जैसे आपने हाथ को ऊपर उठाया, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मैसेज आया, मसल्स को मैसेज मिला, तो मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होके बोन्स को खींच के ऊपर उठाया तो हमारे हाथ ऊपर उठ गए, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए। कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुए? तो मैसेज आया, मैसेज न्यूरॉन से। ये मैसेज यहां तक इलेक्ट्रिक फॉर्म में आता है, फिर यहां से एसिटाइलकोलिन सीक्रेट होता है, एसिटाइलकोलिन को इसके रिसेप्टर रिसीव कर लेते हैं, मेम्ब्रेन्स में है मसल्स के, फिर अंदर ले जाते हैं मैसेज को। अंदर में होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन्हीं को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इसके अंदर कैल्शियम आयन भरे रहते हैं, ये कैल्शियम आयन रिलीज कर देते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मसल्स वाले चैप्टर में इसको डिटेल पढ़ाया है मैंने, सब कुछ पढ़ाया है भी, है ना, इनको भी पढ़ाया है, आप इसको समझ लीजिए अभी। तो कैल्शियम आयन जैसे रिलीज होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। फिर जैसे ही मैसेज आना बंद होता है कैल्शियम आयन वापस इसके अंदर चले जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उसके अंदर चला जाता है और मसल रिलैक्स हो जाते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में इसी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हेल्प है। वो कैल्शियम पंप चलाता है, कैल्शियम बाहर, मसल कॉन्ट्रैक्ट, कैल्शियम अंदर, मसल्स रिलैक्स। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर है, जो सार्कोप्लाज्मिक कह रहा है, ये स्मूथ ईआर है, ध्यान रखेंगे। जो स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल सब में रहते हैं, कैल्शियम आयन स्टोर करते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। टी ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, ये वही है, मसल्स के अंदर पाए जाते हैं और उसी में जनरली कैल्शियम आयन रहते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होते हैं, है ना। इनको मसल्स के चैप्टर में डिटेल पढ़ाया है मैंने। माइक्रोसोम क्या है? टुकड़े हैं, टुकड़े। किसके टुकड़े? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। देखिए, माइक्रोसोम्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ ईआर एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स। इनमें भी राइबोसोम जुड़े हुए हैं, टुकड़े हैं छोटे छोटे। क्लाउडिया ने 1951 में इसको डिस्कवर किया था, इसी ने माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से राइबोसोम डिस्कवर किया था। फिर पोर्टर ने उसका नाम राइबोसोम रखा था, इसने उसका नाम माइक्रोसोम रखा था, इसी ने ये माइक्रोसोम खोजा। देखिए, ठीक है, यही माइक्रोसोम आगे चल के राइबोसोम के रूप में बाद में डिस्कवर हुए। ये क्या हो गया अभी? हाँ, चालू हो गया, ठीक है। तो ये माइक्रोसोम जो है यही राइबोसोम के रूप में बाद में डिस्कवर हुए, लेकिन वो एक्चुअली छोटे छोटे टुकड़े थे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने हुए थे, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? गोल घुमाना। एक मशीन होता है गोल, उसमें टेस्ट ट्यूब में रख देते हैं कोई चीज को और जोर से घुमा देते हैं। 1 मिनट में 500 बार, 1000 बार, 2000 बार घूमता है आरपीएम, तो उसमें टुकड़े हो जाते हैं, कोई भी चीज के छिटक के निकल आते हैं सेल के अंदर से, तो सेंट्रीफ्यूगेशन है। बहुत सारे काम लेते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का, लिक्विड को सॉलिड से अलग करने के लिए काम लेते हैं, है ना, सेल के अंदर से ऑर्गेनेल को बाहर निकालने के लिए काम लेते हैं, बहुत सारे काम लेते हैं, एंटीबॉडीज को अलग करने के लिए काम लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का बहुत यूज है। ठीक है, फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर गोल्गी बॉडी हम परसों की क्लास में पढ़ेंगे। फंक्शन में पहला तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज एंडोस्केलेटन, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है यहां पर। साइटोस्केलेटन एक्चुअली वो जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर, उनको कहा जाता है, ये एंडोस्केलेटन कहलाता है। स्केलेटन का मतलब तो आप समझते हैं, अंदर से जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे जो बोन्स वगैरह, वो स्केलेटन कहलाते हैं। वैसे सेल के अंदर का स्केलेटन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल के अंदर, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइक्रोबॉडीज, ये सब चीजों को बनाते हैं ये, ठीक है। और हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग टीलोफेज। टीलोफेज मतलब सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होकर 2 न्यूक्लियस बनते हैं, उस दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करते हैं, ठीक है। लिपिड सिंथेसिस करने में मदद करेंगे, ठीक है। और स्टेरॉयड हार्मोन जितने भी हैं, सेक्स हार्मोन है, कॉर्टिकल हार्मोन है, ये सबको मदद करते हैं। ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक करना, लिवर में ग्लूकागॉन हार्मोन के प्रेजेंस में। सिंथेसिस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, इसको बनाता है। प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसमें राइबोसोम जुड़े हुए हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इंट्रासेलुलर एक्सचेंज मतलब सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। सेल के अंदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेंगे, यहां से वहां पहुंचाएंगे, इसलिए इंट्रासेलुलर एक्सचेंज कराते हैं, ठीक है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ये जो है सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं सेल के अंदर मेम्ब्रेन का, तो इसके कारण से वहां पर मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है सेल के अंदर। डिटॉक्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान रखेंगे। सेल के अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल, कोई जहरीला पदार्थ पहुंच जाता है तो उसको नष्ट करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन, ड्रग्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं,
क्योंकि आप जितनी चीजें खाते हैं ना, खाने पीने की चीजों में इतने इंसेक्टिसाइड है, ये है वो है, वो सब शरीर से बाहर निकल जाते हैं ज्यादातर। हाँ, कुछ रुक जाते हैं जिसके कारण से बीमारियां होती हैं आगे चल के। ठीक है, और इस काम में, डिटॉक्सिफिकेशन काम में साइटोक्रोम P450 ये मदद करता है, ER के अंदर डिटॉक्सिफाई करता है। और इट प्रोवाइड्स द प्रिकर्सर ऑफ सिक्रेटरी मटेरियल्स टू गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो चीजों को सिक्रीट करता है सेल के बाहर, उन चीजों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमारा 2-4 मिनट पहले ही कंप्लीट हुआ है, कोई बात नहीं है, हम थोड़ा सी बात कर सकते हैं अभी, है ना। और 1.5 घंटे क्लास का टारगेट था मेरा, तो वो लगभग पूरा हो गया है और हमारा ये कंप्लीट हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद मैं आपको गोल्गी बॉडी बताने वाला हूँ, और गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर ये इस तरह से है, जो बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे स्ट्रक्चर होता है। ये इसके स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है ये बताने वाला हूँ। और उसके बाद लाइसोसोम है, ये हम पढ़ेंगे। और लाइसोसोम के बाद फिर जो माइक्रो बॉडीज हैं, जैसे कि पेरोक्सीसोम, इनको भी थोड़ा बात करेंगे, स्फीरोसोम, पेरोक्सीसोम। फिर राइबोसोम है, उसकी बात करेंगे, सेंट्रोसोम है। फिर आखिरी में हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस, फिर उसमें क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल धीरे धीरे सब चीजों को बात करते चले जाएंगे। तो आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मेरी क्लास में कंटिन्यू जुड़े हैं, है ना। आखिरी में कुछ बच्चे का कनेक्टिविटी लूज हो गया लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा भी खर्च होता है, तो शायद डेटा भी खत्म हो जाता है लोगों का। मेरे मोबाइल का भी डेटा काफ़ी खत्म हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जुड़े हुए हैं, कितना भी डेटा लगेगा हम पुराएंगे। और अगर आपको कोई डाउट आता है मेरे क्लास में, तो आप जरूर मुझे कमेंट करें, और हो सके तो मेरे चैनल के ये जो सब वीडियोस हैं लाइव वाले, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो आप अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दिया करें, तो थोड़े से जो व्यूवर्स हैं वो बढ़ेंगे, मेरे चैनल के लिए भी फायदा होगा और थोड़ा ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोस पहुंचेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोग कंटिन्यू जुड़ के पढ़ रहे हैं, कुछ और बच्चे भी पढ़ने लगेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना, और मेरे चैनल के लिए भी अच्छा रहेगा। और वैसे तो मैं आपको बताऊं कि मैं कैरियर पॉइंट बिलासपुर सेंटर में पढ़ाता हूं, अगर आप वहां से आके कुछ पढ़ना चाहें तो बिल्कुल आपका स्वागत है। क्रैश कोर्स चालू है, मैं ये भी इंस्टीट्यूट की तरफ से ही पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, क्रैश कोर्स भी हमारा चालू है। तो अगर आप वहाँ के पढ़ेंगे तो मेरी सर्विस वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, वहाँ से मैं ज़्यादातर कोई सैलरी नहीं लेता हूँ, बहुत कम, नहीं के बराबर, और वहाँ मेरी सर्विस है, और आप वहाँ से भी फायदा ले सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ करके, हमारा क्रैश कोर्स भी चालू हो गया है। अगर आप क्रैश कोर्स में पढ़ना चाहेंगे तो 2000 रुपये उसकी फीस है, हम 2 महीने में पूरे नीट तक की पूरी क्लास पढ़ाएंगे। तो सुबह मेरी क्लास चलती है उसमें जूम के माध्यम से, उसमें मैं यूट्यूब में नहीं पढ़ाता हूँ, जूम के द्वारा पढ़ते हैं हम लोग। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आप कैरियर पॉइंट के क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, अपना फ़ोन नंबर दें, तो मैं आपको रिंग करके फिर अपने यहाँ इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करा दूंगा। सुबह मेरी क्लास वहाँ 8 से 9:30 होती है, और उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लास होती है। तो डेली जो है 4-5 घंटे की क्लासेस चलती है वहाँ, 5 या 6 घंटे की क्लास हो जाती है। तो उसमें हम लोग पूरा 2 महीने में पूरे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, जब तक आपका नीट 2020 नहीं हो जाता है तब तक, है ना। तो अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहें तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो फाउंडेशन कोर्स है, इसमें हमारे फाउंडेशन के बच्चे भी आते हैं और बाहर के भी कुछ बच्चे हैं, कोई बात नहीं, सब इसके लाभ ले रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, है ना। और अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकॉन नहीं प्रेस किए हैं तो कृपया कर लें, जिससे आपको आगे के वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।